चैप्टर 2 कंप्यूटर लैंग्वेज ए प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। व्हेन एग्जीक्यूटेड, जब वो एग्जीक्यूट होता है यानी कि जब वो रन होता है तो मेक्स कंप्यूटर वर्क। जब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड हो जाते हैं, रन हो जाते हैं, तो वो कंप्यूटर उस पर वर्क करता है इन अ पर्टिकुलर मैनर। एक सीक्वेंस के साथ वो उस कंप्यूटर पे उस इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है इन ए पर्टिकुलर मैनर में। तो ए प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और ये एग्जीक्यूटेड होते हैं, मेक्स कंप्यूटर वर्क, इनके कंप्यूटर इन पर काम करता है और इन ए पर्टिकुलर मैनर, एक सीक्वेंस में, स्टेप बाय स्टेप। टू राइट, कंप्यूटर ये जो प्रोग्राम होते हैं वो लिखे जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स। टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। ए प्रोग्राम रिटन इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, अब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होगी वो स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी, कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो प्रोग्राम जो कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखी गई है उनसे क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, कंप्यूटर किसी एनी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज को नहीं समझता। वो सिर्फ कौन सी लैंग्वेज को समझता है? स्पेसिफिक लैंग्वेज, जो वो लैंग्वेज जो सिर्फ उसके अंडरस्टैंड के लिए बनाई गई है। अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम्स डू नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, अंडरस्टैंड प्रोग्राम्स रिटन स्पेशल लैंग्वेज। अगर वो प्रोग्राम किसी स्पेशल लैंग्वेज में लिखी गई है तभी कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंड होगी। क्लियर? यानी कि स्पेशल लैंग्वेज क्या? कंप्यूटर की ही बनी, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर के लिए बनाई गई है उसी लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम लिखा हुआ हो तभी कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। प्रोसेस, अब वो प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले प्रोग्राम बनाने का प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम किस पर्पस के लिए, किस टास्क के लिए बनाया जा रहा है उसके लिए पहले डिज़ाइन किया जाता है कि हमारा एम क्या है, हम किस पर्पस से बना रहे हैं। फिर उसको राइटिंग की जाती है, फिर उस पर टेस्टिंग की जाती है। राइटिंग यानी कि स्पेशल लैंग्वेज में वो लिखी जाती है, स्पेशल लैंग्वेज में लिखने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है यानी कि उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तब इन सब का जो प्रोसेस हो जाता है, इन सब पे जो वर्क हो जाता है, तब जाके वो प्रोग्राम बनता है और वो प्रोग्राम फिर क्या कहलाती है? इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ए पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम, एक पर्सन जो कि प्रोग्राम को लिखता है वो पर्सन क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिखता है, राइट्स द प्रोग्राम इन वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनमें से किसी एक लैंग्वेज पर वो कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, टू टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस, मशीनी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। LLL मशीनी लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर जो कि एक स्पेशल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है, विच आर रिप्रेजेंटेड, वो स्पेशल सिग्नल किस में रिप्रेजेंट होते हैं? वंस एंड जीरोस में। और ये जो 2 डिजिट्स होती हैं, दीज 2 डिजिट आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 1 एंड जीरोस, कंप्यूटर किस स्पेशल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर एक स्पेशल सिग्नल को समझता है, वो स्पेशल सिग्नल्स 1 और जीरोस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। 1 एंड जीरोस में रिप्रेजेंट करते हैं वो, ये जो 2 डिजिट होती हैं, इन 2 डिजिट को क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट। अगर ऑन स्टेट रिप्रेजेंट यानी कि ऑन की स्टेट होती है तो बाइनरी डिजिट की वैल्यू होगी 1। ऑफ स्टेट जो होगी तो रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी डिजिट इज 0। सो इंस्ट्रक्शंस जो मिलते हैं जो कि मशीनी लैंग्वेज मेड ऑफ बाइनरी नंबर्स, यानी कि जो भी मशीनी लैंग्वेज होती है वो बाइनरी नंबर्स से मिलकर बनी होती है, 0101 के फॉर्म में लिखी होती है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो इन 2 डिजिट को ही अंडरस्टैंड कर पाता है, इसीलिए उसकी जो प्रोग्रामिंग होनी चाहिए वो 0101 कोड के अंदर ही होनी चाहिए। दिस लैंग्वेज सुटेबल फॉर कंप्यूटर, ये लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए सुटेबल होती है। डिफ़िकल्ट, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? डिफ़िकल्ट इंटरप्रेट एंड लर्न, इसको समझना
इसकी टेस्टिंग करना और इसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। ह्यूमन प्रोग्रामर यानी कि किसी को भी इस तरह के वर्क करने के लिए काम को समझने के लिए उसको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ मशीनी लैंग्वेज इज बाइनरी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि ये किस लैंग्वेज में बनी हुई होती है, किस कोड में? 0101 के फॉर्म में होती है। कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज 1GL। बाइनरी लैंग्वेज यानी कि मशीनी लैंग्वेज जो कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है वो होती है 1GL। असेंबली लैंग्वेज, अब हमने मशीनी लैंग्वेज पढ़ी, बाइनरी लैंग्वेज पढ़ी, उसमें 0101 की फॉर्म है जो कि किसी के लिए भी अंडरस्टैंड होना बहुत ही मुश्किल है। तब उसके बाद ज़रूरत क्या आई? असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज डेवलप्ड हुई इन 1950s में। इसमें क्या, असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ? यूज्ड वर्ड्स नेम इन इंग्लिश फॉर्म एंड सैम्बल्स, यानी कि जो प्रोग्राम लिखे गए उसमें वर्ड्स का यूज़ किया जाने लगा, इंग्लिश के फॉर्म में नेम लिखने लगे और सैम्बल्स का यूज़ हुआ। बाइनरी डिजिट के जगह पर इन 3 चीज़ों का यूज़ हुआ, नोन एज न्यूमेरिक्स। बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, लेकिन कंप्यूटर तो असेंबली लैंग्वेज को समझता ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ क्या समझता है? 0101 इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी अदर लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर उसे नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत हुई। ट्रांसलेटर मतलब किसी भी लैंग्वेज को आप समझने वाली लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करते हो तो आप ट्रांसलेटर के थ्रू ही कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत हुई, नीडेड, जो कन्वर्ट कर सके असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज जिनमें वर्ड्स नेम्स और सैम्बल्स का यूज़ किया गया वो असेंबली लैंग्वेज है। मशीनी लैंग्वेज 0101 है। अब कंप्यूटर तो मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है, तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत हुई जिसने क्या वर्क किया? असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। चूँकि ये जो ट्रांसलेटर है ये असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, तो ये ट्रांसलेटर क्या कहलाएगा? दिस ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कॉल्ड असेंबली कोड्स। जो प्रोग्राम्स असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए उन्हें असेंबली कोड्स कहा गया। दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज 2GL। हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस HLL। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर लैंग्वेज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं, इंग्लिश में लिखे हुए लेटर्स को रीड कर सकते हैं, सेंटेंस को रीड कर सकते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर हो गई। इज़ अ सिंपल ऑफ यूज़र फ्रेंडली। हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो गया? यूज़र फ्रेंडली हो गया। यूज़र फ्रेंडली यानी कि जो कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है उसके लिए ईजीली समझ में आ जाता है। पीछे वर्क कैसे हो रहा है उससे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि उस प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एंटर करिए, तो आपको एक सेंटेंस पूरा दिखाई दे रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो इस तरह की जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके जो प्रोग्राम बनाया गया वो सिमिलर, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ करी वो इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर है। तो ये यूज़र फ्रेंडली के लिए बहुत इजी हो गई, और यूज़र फ्रेंडली यानी कि इजीली उसको समझ में आने लगा। अब हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कहा गया? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या हुई हमारी? हाई लेवल लैंग्वेज 3GL। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? C++, जावा, कोबॉल, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल, फोर्ट्रान और बेसिक और कोबॉल ये पहले लिखे जाते थे। आज जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो C++, जावा। अब हाई लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज क्या हुआ? प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज HLL। प्रोग्राम्स जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाने लगा, प्रोग्राम्स जो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके लिखा गया
वो ईजी हो गया अंडरस्टैंड एंड रीड। वो किसके लिए ईजी हो गया? यूज़र के लिए, उसको समझना और उसको रीड करना ईजी हो गया। जबकि आप मशीनी लैंग्वेज को देखोगे तो उसको मशीनी लैंग्वेज का नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके वो प्रोग्राम को रीड कर पाएगा। उसे असेंबली लैंग्वेज की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए तो वो रीड कर पाएगा। लेकिन जब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम आया तो उसको ईजीली अंडरस्टैंड किया गया और रीड भी कर लिया गया। ईजी टू डिबग अ प्रोग्राम, ईजियर टू डिबग अ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखा गया उसे डिबग करना आसान रहा। डिबग मतलब उसमें एरर निकालना आसान रहा, उसकी टेस्टिंग ईजी हो गई। प्रोग्राम रिटन फॉर वन कंप्यूटर, प्रोग्राम्स रिटन फॉर वन कंप्यूटर। अब क्या होता है कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो एक ही कंप्यूटर पर बैठ के प्रोग्राम लिखेंगे और वो प्रोग्राम हम जो लिखे हैं वो सॉफ्टवेयर हो गया। अब उस सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे कंप्यूटर पर अगर हम यूज़ करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तब जब वो मशीनी लैंग्वेज होगी, मशीनी लैंग्वेज में लिखी गई होगी या फिर वो असेंबली लैंग्वेज में भी लिखी जाएगी तो भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब अगर हमारा प्रोग्राम एक कंप्यूटर पर हमने बैठ के हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा तो वो किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी इजीली रन हो जाता है। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब देखिए डिफरेंस देख लेंगे, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को लिखने, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी हो गई? मशीनी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। डिफ़िकल्ट टू राइट, उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि आपके लिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए और वो कैसे वर्क करेगा प्रोग्राम, उसमें क्या एरर नहीं आए, उस सब को ध्यान में रख के आप लिखेंगे तो लो लेवल लैंग्वेज में लिखना प्रोग्राम को थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर होता है और ये यूज़र फ्रेंडली हो जाता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम जो लिखता है तो वो ईजी टू राइट हो जाता है, ईजियर हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू टेक्स्ट एंड डिबग, लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम की टेस्टिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, एरर आ जाती है। अब उस एरर को दूर करने के लिए या उस एरर को वहाँ से ठीक करने के लिए आपको तो मशीनी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। ईजियर टू टेस्ट एंड डिबग, यहाँ पे क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज में आपको, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपके लिए वो उसको सॉल्व करना, टेस्ट करना ईजियर हो जाता है। प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट, डेफिनेटली प्रोसेसिंग स्पीड यहाँ पे इसकी फास्ट होगी क्योंकि ये डायरेक्टली मशीनी कोड में लिखी गई है, मशीनी लैंग्वेज में लिखी गई है, लो लेवल लैंग्वेज में लिखी गई है जो कि अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्पीड स्लो होगी। क्यों? क्योंकि पहले हाई लेवल लैंग्वेज किस में कन्वर्ट होगी? मशीनी लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में, तब जाके इस पर वर्क होगा। तो यहाँ पर थोड़ी इसकी उस पर स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन ये स्पीड इतनी स्लो नहीं होती है, आपको इस यहाँ पर आप नहीं जज कर पाओगे कि यहाँ पे स्पीड भी स्लो हुई है। मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज, दीज लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस दैन ओल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज होती है। ईजियर टू लर्न एंड राइट, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज होती है तो ये ईजियर लर्न भी, सीखी भी जा सकती है और लिखी भी जा सकती है। दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिज़ाइन टू रिड्यूस ओवरऑल टाइम एफर्ट कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये जो डिज़ाइन की गई है ये सभी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर देती है, यानी कि आपको पूरा जो समय लगता है उसमें आप जो एफर्ट डालते हैं उसमें भी कमी ला देता है। और सॉफ्टवेयर जो कि आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक टास्क को लेके बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसको बनाने में जो कॉस्ट लगती है उसको भी आप कम कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या कहलाई? जो मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज है। मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कहा गया? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। एग्जाम्पल है पाइथन, रूबी, पैरल, PHP, SQL। दीज मॉडर्न लैंग्वेजेस प्रोवाइड, ये जो मॉडर्न लैंग्वेज होती है ये एक विजुअल और ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड क्या करता है? विजुअल ग्राफिकल इंटरफेस।
अब ग्राफिकल इंटरफेस का मतलब, ग्राफिक मतलब पिक्चर, ग्राफिकल इंटरफेस यानी कि आपके स्क्रीन पे जैसे लिखा आ जाता है ना, कोई अच्छी सी पिक्चर बनी हुई होती है, उसमें सिर्फ एंट्री करनी होती है, नेम और ब्लैंक होता है, आप वहाँ पे एंटर करिए, और या फिर आपके सामने कोई आइकन लिखा हुआ होता है कि सेलेक्ट द आइकन, आप किस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं। तो ये जो ग्राफिकल का यूज़ करके आपको इंटरफेस किया जाता है कंप्यूटर पर, यानी कि आप कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, यूजर्स इजीली समझ सके, तो वो विजुअल और ग्राफिकल इंटरफेस जो बनता है मॉडर्न लैंग्वेज के थ्रू, वो कहलाती है विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। वो क्या हो गया? विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। यानी कि जब यूज़र इस पर काम कर रहा होता है तो वो ग्राफिकल होते हैं, और ग्राफिकल से तो बोरियत होती ही नहीं है, तो विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट अच्छा बन जाता है, ईजीली समझ में आता है फॉर क्रिएटिंग द प्रोग्राम, और प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए भी अच्छा होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिज़ाइन मेक कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर के लिए टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, कि कंप्यूटर कोई भी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई जाती है, कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो आप प्रॉब्लम दी गई है उसका सॉल्यूशन हो विदाउट द प्रोग्रामर। यानी कि यहाँ पर प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामर कौन? जिसने वो प्रोग्राम लिखा गया होगा। अब आप उसे बुलाओ कि भाई हमारे कंप्यूटर पे या हमारे ये प्रॉब्लम आ गई, नहीं। यहाँ पर क्या होता है, ये इस लैंग्वेज में लिखा गया जो प्रोग्राम होता है ये खुद ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। यहाँ पे प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए यूज़र डज नॉट नीड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। यहाँ पर यूज़ सब तरह के यूज़र। अब विजुअल इंटरफेस है, आपने ये क्लिक करिए, ये क्लिक करके आप वहाँ चले जाएंगे, इसे क्लिक करके आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, आप कुछ भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं जैसे आपकी नीड है। तो वहाँ पर यूज़र को प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि उसे प्रोग्राम लिखे गए प्रोग्राम की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। वो तो विजुअल देख रहा है, ग्राफिक देख रहा है, ग्राफिक पिक्चर आइकन इनके थ्रू समझकर वो अपने वर्क को करता जा रहा है। तो डज नॉट नीड स्पेसिफिक स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, यहाँ पे उसे स्पेशलाइज प्रोग्रामिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। दीज आर कॉल्ड द 5th जनरेशन लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज कैसी होगी? 5th जनरेशन लैंग्वेज। कौन सी होगी 5th जनरेशन लैंग्वेज? जो कि ग्राफिक और विजुअल बने गए जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या कहलाए? 5th जनरेशन लैंग्वेज। इसका एग्जाम्पल है प्रोलॉग, मरकरी, OPS5। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब देखिए हमने ट्रांसलेटर का थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा था पिछले हल्का सा, कि ट्रांसलेटर क्या काम करता है, किसी भी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर टू मेक कंप्यूटर अंडरस्टैंड, किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है। और वो किस में ट्रांसलेट करता है? These are called 5th generation language translator. Language translator to make computer understand. लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं? किसी भी लैंग्वेज को कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टू मेक कंप्यूटर अंडरस्टैंड, उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। ए प्रोग्राम HLL एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ है, कन्वर्ट इनटू अ मशीनी लैंग्वेज, उसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए। दिस इज डन बाय ट्रांसलेटर। तो ये काम किसके थ्रू होगा? ट्रांसलेटर के थ्रू होगा। एंड डिबग्स एंड टेस्ट, अब वो ट्रांसलेटर के थ्रू जब वो ट्रांसलेट करता है उसी वक्त वो डिबग यानी कि उस प्रोग्राम के अंदर एरर को भी टेस्ट करता है, चेक करता है। आफ्टर इसके बाद वो प्रोग्राम क्या होता है? आफ्टर इसके बाद क्या होता है? प्रोग्राम क्या होता है? एग्जीक्यूट हो जाए, उसमें उसको हेल्प मिलती है। वर्किंग ऑफ ट्रांसलेटर किस तरह से काम करता है? यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यानी कि रन करते हैं। वो प्रोग्राम सोर्स कोड में बना हुआ है। सोर्स कोड मतलब आप किसी भी कोड में बनाए हुए होंगे, चाहे वो मशीनी लैंग्वेज हो, हाई लेवल लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, वो सोर्स कोड हो गया। ट्रांसलेटर उसको चेक करता है, उसके सिंटैक्स ऑफ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम किस सिंटैक्स पे बना हुआ है। सिंटैक्स मतलब किस कोड में लिखा गया है, उस कोड के लिखे हुए किस कोड को यूज़ किया गया है, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो, असेंबली लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके सिंटैक्स को वो चेक करता है। जैसे कि ग्रामर में आपका सिंटैक्स होता है ना, कि सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा,
ये उसका रूल हो गया। तो जिस भी रूल को फॉलो करके वो प्रोग्राम बना गया है उसको ट्रांसलेटर चेक करता है, और अगर उसमें कोई एरर नहीं आती है करेक्टली, उस एरर को भी करेक्ट करता है ट्रांसलेटर। फिर गिव ऑल द सिंटैक्स एरर। ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेटर क्या है, किसी भी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम ट्रांसलेटर का होता है। और ट्रांसलेटर वो जो सिंटैक्स एरर जो आती है उसका डिस्क्रिप्टिव मैसेज भी भेज देता है, यानी कि आपको पूरा प्रोग्राम चेक करने के बाद वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे उसका एरर मैसेज आपके सामने दिखाई देगा। यू नीड टू करेक्ट द एरर्स। अब उस एरर को करेक्ट करने की आपको ज़रूरत होती है। जब आप उस एरर को करेक्ट कर लेते हैं तो आप री रन द प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं एंड गेट अ नो एरर मैसेज। और अगर वहाँ पे आपको कोई एरर मैसेज नहीं आता है तो वो प्रोग्राम रन हो जाता है। ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स योर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है आपके प्रोग्राम को इनटू अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर के फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। कैन अंडरस्टैंड। और किसी भी सोर्स कोड हो गया, जिस सोर्स कोड मतलब जिस कोड में बना हुआ कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्राम हो, उसको मशीनी कोड में कौन कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। टू टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। अब ये दोनों ही जो ट्रांसलेटर होते हैं वो लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीनी लैंग्वेज में। अब यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रीटर में क्या डिफरेंस है वो देखिए। कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले कंपाइलर देखिए, सर्च एरर्स, वो एरर को सर्च करता है, लिस्ट दैम, उनकी लिस्ट बना लेता है। इफ़ प्रोग्राम इज़ एरर फ्री, यदि प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है तो वो इट कन्वर्ट्स द कोड, उस कोड को ऑफ द प्रोग्राम के कोड को मशीनी कोड में चेंज कर देता है। इफ़ इट कन्वर्ट्स द कोड ऑफ प्रोग्राम इनटू अ मशीनी कोड देन प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड। तब आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। रन हो जाता है मतलब उस प्रोग्राम का यूज़ करके आप अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है, एरर को सर्च करता है, उनकी लिस्ट बनाता है और मैसेज सबसे एंड में आपको देगा अगर आपके प्रोग्राम में एरर होगी। अगर एरर नहीं होगी तो उसे वो मशीनी कोड में चेंज कर देता है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि वो रन हो जाता है। यहाँ पे देखिए इंटरप्रीटर क्या करता है, ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू अ मशीनी लैंग्वेज। ये भी किसी भी प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये भी एरर को चेक करेगा। लेकिन एरर को कैसे चेक करेगा, लाइन बाय लाइन। अगर फर्स्ट लाइन में एरर है तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। चेक द एरर्स, इफ एरर इज फाउंड, यदि उस लाइन के अंदर फर्स्ट लाइन हो सेकंड लाइन हो, उस लाइन के अंदर एरर आता है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है और आपके मैसेज दे देता है कि एरर इज़ फाउंड। जबकि कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को रीड कर लेता है और एरर की लिस्ट बना लेता है, फिर उस लिस्ट को आपको सबसे बाद में प्रेजेंट करता है, मैसेज भेजता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन एरर को चेक करता है और वो आपको वहीं स्टॉप करके आपको दे देता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल कि कुछ क्या होता है, अगर कॉपीज़ चेक करने के लिए आपके पास मैडम के पास गई तो मैडम सारे क्या होती हैं आपके एरर को चेक करेंगी और हैंड टू हैंड उसमें आपकी पूरी कॉपी रेड हो जाएगी अगर वहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन अगर मैडम क्लास में ही चेक कर रही होंगी, यानी कि तो लाइन बाय लाइन जिस लाइन में एरर आ गई तो कॉपी आपको वो वापस दे सकती हैं, कह सकती हैं कि यहाँ पे एरर है, आपकी पूरी कॉपी रेड हो जाएगी। इससे अच्छा है डू अगेन, आप इसको दोबारा करिए एरर को फाउंड करते हुए। तो वही काम यहाँ पे करते हैं कि कंपाइलर तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है, उनकी एरर की लिस्ट बनाता है, तब आपके सामने एंड में मैसेज भेजता है। और उस एरर को फाउंड करके उस पर काम करना बेहद मुश्किल होता है, जबकि इंटरप्रेटर के साथ ये काम और आसान हो जाता है क्योंकि लाइन बाय लाइन एरर को चेक करता है। जिस भी लाइन में जहाँ भी एरर है उसको दिखती है, मिस्टेक दिखती है प्रोग्राम के अंदर, तो वो वहीं पर उसको स्टॉप कर देता है और आपके पास एरर मैसेज भेज देता है। डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड द इंटरप्रीटर। अब कंपाइलर और इंटरप्रीटर आप समझ सके होंगे। देखिए अब इसके कंपैरिजन को समझते हैं। इस कंपाइलर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द प्रोग्राम। ये किसी भी प्रोग्राम को चेक करने में,
उस पर काम करने में प्रोसेसिंग क्या होगी कंपाइलर की, कि वो जिस भी कोड में बना हुआ प्रोग्राम है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। एनालिसिस क्या करता है, वो एरर को चेक करता है, एनालाइज करता है, फाइंड करता है, लेकिन इन सब में उसको समय ज़्यादा लगता है। अब क्यों ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और एक साथ ही एरर की लिस्ट बना के आपके सामने देता है, तो उसको समय ज़्यादा लगता है। जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, स्पेंड्स लिटिल टाइम, उसको बहुत कम टाइम लगता है एरर को फाइंड करते समय, और उसको फर्स्ट एरर मिल गई वहीं उसकी प्रोसेसिंग रुक जाएगी और वापस आपको वो भेज देगा एरर मैसेज। स्पेंड लिटिल टाइम एनालिसिस, अब जब एनालाइज करके अगर उसको एरर नहीं मिलती है तो प्रोसेसिंग द प्रोग्राम, तब वो प्रोग्राम पे प्रोसेसिंग करता है। ट्रांसलेट प्रोग्राम एज अ होल इनटू अ मशीन कोड, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है एज अ होल, पूरा मशीनी कोड में डाल देता है, और उसके बाद क्या करता है, उसको ट्रांसलेट अ प्रोग्राम एज अ होल इनटू अ मशीनी कोड, और एरर भी जनरेट होती है तो उसका मैसेज भेज देता है। लेकिन पहले क्या करता है, वो आपको मशीनी डाल देगा, एज अ होल पूरे मशीनी कोड में डाल देगा। जबकि ट्रांसलेटर प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, ट्रांसलेट क्या करता है, एक स्टेटमेंट को ही एक टाइम पर ट्रांसलेट करता है। जबकि ये पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा, एरर है कि नहीं, एरर नहीं है तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ये किस में, मशीनी कोड में ट्रांसलेट कर देता है। जबकि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। जनरेट एरर मैसेज ओनली आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम, जब ये पूरे प्रोग्राम को रीड कर लेता है, स्कैन कर लेता है, तब ये एरर को जनरेट करता है यदि एरर होगी। हैंस डिबग इज डिफ़िकल्ट, तो अब उस एरर को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आती है। डिबगिंग मतलब टेस्टिंग करने में कि भाई कहाँ मिस्टेक हुई है, ये एरर कैसे सॉल्व होगी। एक साथ इतनी सारी एरर देखकर प्रोग्रामर के लिए बहुत ही मुश्किल होती है उन एरर को फाइंड करके चेक करना, सही करना। कंटिन्यूस ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अंटिल द फर्स्ट एरर इज मेड, ये लगातार ट्रांसलेट एक साथ करता रहता है लाइन बाय लाइन जब तक कि इसको एरर नहीं मिलती है। इन विच केस इट स्टॉप्स, अगर उसे पहली एरर ही मिल जाती है तो वहीं उसकी ट्रांसलेटिंग रुक जाती है। एनहांस डिबग इन ईजी, और इस तरह से एरर को फाइंड करना, क्योंकि फर्स्ट लाइन में उस लाइन पे वहीं रुक गया प्रोग्राम और आपके पास मैसेज आ गया, ट्रांसलेटर ने काम वहीं रोक दिया, तो आप वहाँ पे एरर जल्दी फाइंड करके उसे सिर्फ एक ही एरर फाइंड करनी है ना, उस लाइन की एक एरर को ठीक किया, फिर दोबारा आपने रीरन कर दिया। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर आपकी कहीं किसी भी स्टेटमेंट में अगर एरर आती है तो वो जल्दी आसान हो जाती है थ्रू द इंटरप्रेटर। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट तेज करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये तो एक साथ प्रोग्राम को रीड कर लेता है ना, अगर इसके पास कोई एरर नहीं है तो ये एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन ये एग्जीक्यूशन में स्लो है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और वहीं एरर आके रुक जाता है। नीड मोर मेमोरी, बिल्कुल ये क्या कहता है, पूरे होल जो ट्रांसलेट कर देता है उस पूरे प्रोग्राम को, तो इसको ज़्यादा मेमोरी चाहिए, जबकि इसको लेस मेमोरी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और एरर आती है तो उसी लाइन पर रुक जाता है, तो वो वहाँ तक की तो इसने मेमोरी बस उतनी ही ली। तो बाकी आप जब दोबारा उसको टेस्ट करोगे, चेक करोगे, फिर आप रीरन कराओगे तो यहाँ पर मेमोरी की कम ज़रूरत होती है। अब आप इस वीडियो के थ्रू ये क्वेश्चंस जो हैं प्लीज़ सेल्फ सॉल्व करिए और इन जो लेट्स ऑफ समराइज है इनको रीड करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। होप सो मैं आप इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प कर सकी हूँ। तो आप इसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मज़ा भी आएगा और पढ़ाई भी अच्छी होगी।